विनीता ने पहले आईआईटी की, उसके बाद आईआईएम किया और 1 करोड़ का पैकेज छोड़ दिया। उसके बाद जब वो सिर्फ 23 साल की थी तब उन्होंने 4100 करोड़ की कंपनी बना ली थी जिसका नाम था सुगर कॉस्मेटिक्स। इनकी कहानी पे इतना जोर नहीं डाला गया क्योंकि ये थोड़ी लाइमलाइट में कम थी, बट दिस इज वर्थ लिसनिंग और ये बहुत सारे बिजनेस लेसन से भरी हुई है। लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट विनीता से। विनीता गुजरात से है। वहां पर एक गांव था अनंत, वो वहीं पे पली बड़ी और उसके बाद वो अपनी नानी के यहाँ चली गई भावनगर। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था। इनके मम्मी पापा दोनों पीएचडी डॉक्टर्स थे और फिर दोनों के दोनों जॉब के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट हो गए। उनके पापा एम्स में रिसर्चर बन गए थे और उनकी मम्मी भी किसी अच्छी पोस्ट में ही थी। उनके पापा उनको बार बार अपना सपना बताते थे। उनके पापा का सपना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो प्रोटीन्स डिस्कवर कर पाए और इसी चक्कर में विनीता का भी माइंडसेट ऐसा बन गया था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जो पूरी दुनिया में बेस्ट हो। राइट, ये माइंडसेट आने में बहुत टाइम लगता है, पर विनीता का जो बैकग्राउंड था उसके कारण उसे ये माइंडसेट बहुत जल्दी मिल गया। उनके लिए ये चीज बहुत नॉर्मल थी कि पहले वो आईआईटी जाएंगी। वो आईआईटी मद्रास गई, वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो आईआईएम गई, आईआईएम अहमदाबाद में उनका सिलेक्शन हुआ और वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी पढ़ी। उसके बाद पहला ही पैकेज उनको 1 करोड़ का मिला। पर अभी तक विनीता ने लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो आउट ऑफ लीग हो। राइट, अभी तक वो स्पोर्ट्स भी वही स्पोर्ट्स खेल रही थी जो उनको पसंद थे, जिनमें वो अच्छी थी। उनने सब्जेक्ट भी वही चूज किया और आगे भी वही पढ़ी जिनमें वो अच्छी थी। पर अब उनको कुछ चैलेंजिंग करना था, कुछ एडवेंचरस करना था। अब टाइम था कुछ वर्ल्ड क्लास करने का। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने के बारे में सोचा। आईआईटी से ही उनका सपना बन गया था कि मैं अपनी कंपनी खोलूंगी आगे चल के, क्योंकि वहां पे उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी थी और किताबें आपके माइंडसेट पे क्या प्रभाव डालती है आपको पता ही होगा। ओके, सो दिस वाज इनफ अबाउट द बैकग्राउंड। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में। विनीता ने शुरू से ही सोच लिया था कि उनको एक लॉन्जरी ब्रांड शुरू करना है। हालांकि उनका आइडिया वो बहुत लोगों के पास, बहुत सारे इन्वेस्टर के पास लेके गई, पर सबका जवाब सेम ही था, आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है? हम किसी एक्सपीरियंस प्लेयर में क्यों ना इन्वेस्ट करें और आप पे क्यों इन्वेस्ट करें? तो विनीता ने सोच लिया कि पहले कोई ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिसमें इन्वेस्टमेंट ना लगे और पैसे भी जनरेट हो, और उसके बाद उस बिजनेस के पैसे से मैं दूसरा बिजनेस कर पाऊंगी, कोई प्रोडक्ट बिजनेस। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस किसी को भी करना है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना लगे और पैसे आना शुरू हो जाए, तो वो सिर्फ सर्विस बिजनेस ही हो सकता है। तो विनीता ने भी एक सर्विस बिजनेस शुरू किया 2007 में। 2007 में ही उन्होंने एक अपनी कंपनी रजिस्टर कराई जिसका नाम था क्विट्जल ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के थ्रू वो दूसरी कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते थे। उनके न्यू एम्प्लॉयज के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब जैसे कोई किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहा है तो उसको उसके बैकग्राउंड के बारे में श्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ठीक आदमी है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं, इसकी दूसरी कंपनी में परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये वेरिफिकेशन करके विनीता देती थी उनको। तो ये बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, मतलब पैसे आ रहे थे, पर इतना भी अच्छा नहीं चल रहा था कि बहुत अच्छी लाइवलीहुड हो जाए और उनका सपना भी पूरा हो जाए। कहाँ उनको 1 करोड़ का पैकेज मिलने वाला था, लाखों रुपए महीने की सैलरी होती, और अभी वो 10,000 रुपए महीने से गुजारा कर रही थी। धीरे धीरे करके ये बिजनेस बड़ा भी हो रहा था, पर सर्विस बिजनेस को एक हद तक ही बड़ा कर सकता है कोई आदमी बिना फंड, क्योंकि उसको बहुत सारी मैन पावर की जरूरत पड़ती है और सर्विस बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता है। इसमें विनीता का इंटरेस्ट भी नहीं था, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही थी। और इसी समय विनीता को एक नए मार्केट सेगमेंट के बारे में पता चला जो उनकी जिंदगी चेंज करने वाला था। दैट वाज इंडियन कॉस्मेटिक सेगमेंट। इस बिजनेस में उनको समझ में आ गया था, कुछ ऐसे लूपहोल्स दिख गए थे जिनसे उनको पता चल गया था कि इस सेगमेंट में बिजनेस बनाना बहुत आसान है, और उन्होंने इसी सोच के साथ शुरू की सुगर कॉस्मेटिक्स। विनीता ने इसी चीज को, इसी मार्केट को ठीक से समझने के लिए शुरू किया फैब बैग। ये एक ऐसी वेबसाइट थी जिससे कोई भी महिला या पुरुष, अगर पुरुष चाहे तो मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकती है मेकअप का। राइट, पूरी की पूरी किट उसको डिलीवर होगी हर मंथ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, जिसमें उसके हेयर केयर, स्किन केयर, सारे नॉर्मल जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो यूज करती है एक महिला, वो सारे अवेलेबल होंगे। इसी साल 2012 में ही नायका भी शुरू हुआ था, और ये दो ब्रांड थे जो खतरनाक तरीके से इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट को पूरा का पूरा डोमिनेट करने वाले थे। विनीता फैब बैग के लिए प्रोडक्ट फॉरेन से मंगाती थी, वहां से प्रोडक्ट आते थे, उनको वो खुद के ऊपर टेस्ट करती थी, उसको सही लगता था तो वो आगे कस्टमर्स को देती थी, उनके रिव्यूज लेती थी, और ऐसे करके उसके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा होने लगा। 2015 तक विनीता के पास 15,000 लेडीज कस्टमर थी जो सब्सक्रिप्शन ले रही थी हर महीने। मतलब मार्केट में एक पकड़ भी बन गई थी
और इन 15,000 लोगों से जो नॉलेज मिल रहा था वो और कहीं से नहीं मिल सकता था इस मार्केट के बारे में। यहाँ से विनीता को इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनको पता लगी कि जो भी इंडिया में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं कॉस्मेटिक्स के, वो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से इम्पोर्टेड है। और बाहर जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। मतलब इंटरनेशनली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ की वुमेन्स की स्किन और इंडियन वुमेन्स की ब्यूटी रिक्वायरमेंट्स, स्किन का नेचर बहुत अलग है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन कम है, पॉपुलेशन कम है, बहुत सारी चीज़ें कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ की स्किन थोड़ी ज़्यादा रफ, पर जो प्रोडक्ट है वो उनकी स्किन के हिसाब से है, यहाँ की स्किन के हिसाब से नहीं है। इसका मतलब है कि अगर यहीं के लिए कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो वो बहुत अच्छा सूट करेगा यहाँ की लोगों की स्किन को और वो वर्ड ऑफ माउथ से ही फैल जाएगा। मतलब उसके लिए ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो आके फिर से लेगी प्रोडक्ट। एक सबसे बड़ा इंसाइट ये भी था कि मैट फिनिश के प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलते, ग्लॉसी फिनिश के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और जो मैट फिनिश है वो इम्पॉर्टेंट है इंडियन ब्यूटी स्किन के लिए, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स को बाहर घूमना है, ऑफिस जाना है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ग्लॉसी फिनिश के प्रोडक्ट्स जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। और जो प्रोडक्ट रहते हैं मैट फिनिश के वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। मैट और ग्लॉसी में आपको मतलब पता होगा, ग्लॉसी बहुत चिकना सरफेस होता है और मैट थोड़ा सूखा हुआ होता है, तो मैट फिनिश बेहतर रहती है इंडियन के लिए। अगला इंसाइट जो था प्राइस रेंज का भी था। जैसे बोट ने भी यही चीज़ एनालाइज की थी कि बहुत महंगे हेडफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं और बहुत सस्ते हैं, बीच में कोई नहीं है, वहाँ पे मैं आ जाता हूँ। वैसे ही वन प्लस ने भी किया था कि बहुत महंगे फ़ोन है आईफोन जैसे और फिर छोटे सस्ते फ़ोन है वीवो जैसे, बीच में कोई नहीं है तो बीच में आ गया। वैसे ही शुगर का भी था, यहाँ पे इसे देखा कि बहुत महंगे ब्रांड्स, 1000 से ज़्यादा में आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे जैसे मैक और एस्टे, और जो सस्ते हैं मैबली, लैक्मे, ये आपको 300 रुपये तक में मिल जाएंगे। बीच में 600-700 में कोई ब्रांड नहीं था लिपस्टिक वगैरह का। यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स ने अपना पूरा गेम खेला। एक चीज़ और क्लियर हो गई थी कि जो कंपनी की ब्रांडिंग है वो वुमेन्स के लिए कॉन्फिडेंस के तौर पे ही होनी चाहिए। विनीता ने ये कंफर्म कर लिया था कि वुमेन्स मेकअप इसलिए लगाती हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, उनको सबके सामने बेहतर दिखना है, बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो इसी चीज़ को अपनी ब्रांड के हर एक एड में, टैगलाइन में शुगर ने ज़रूर दिखाया। खैर, मेकअप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बुरे या अच्छा है ये पता करने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप एक ईयरफोन लो, अगर आपको म्यूज़िक की ज़्यादा समझ नहीं है तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये बेहतर है या बुरी है, ठीक ठाक है, आपको ठीक ठाक सुनाई दे रहा है तो अच्छी है। पर मेकअप का ऐसा है कि आप लगाओ, आपको पता लग जाएगा कि ये ठीक मेकअप नहीं है, सूट नहीं कर रहा है, अपने आप सारी चीज़ें बाहर निकल के आने लगेंगी। तो इसमें परसीव्ड वैल्यू से काम नहीं होता कि परसीव करा दो कि बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है। जैसे बोट की ईयरफोन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है, पर परसीव्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की। पर शुगर का ऐसा है कि उसको परसीव्ड वैल्यू नहीं बनानी, उसको रियल वैल्यू बनानी पड़ेगी, उसको सही में प्रोडक्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा, और इस पे शुगर ने बहुत ध्यान दिया। इसके बाद शुगर ने अपनी पैकेजिंग पे भी बहुत ध्यान दिया, और पैकेजिंग इतनी अच्छी थी कि कहीं भी देख लो उसको अलग निकल के वो दिखती थी कि ये शुगर। जैसे ही शुगर कॉस्मेटिक्स ने अपनी शुरुआती सेल्स किए थे, वैसे ही उसके मीडिया में बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ आना शुरू हो गए थे। ऐसे रिव्यूज़ थे कि अभी तक की मेरी बेस्ट लिपस्टिक है वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया में लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया। विनीता ने छोटे इन्फ्लुएंसर्स को और बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, दोनों को यूज़ किया शुगर के प्रोडक्ट को टेस्ट करके लोगों को बताने के लिए। किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी पे अपने पैसे खर्च करने से बेहतर था कि छोटे छोटे लोगों से वर्ड ऑफ माउथ कराओ, जिससे ब्रांड सच में लोगों के जहन में फैले। कुछ ही समय में शुगर बहुत लोकप्रिय हो गया। शुगर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि उनको पता था कि अभी आने वाले इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है वो है वर्किंग वुमेन्स। ऐसी वुमेन्स जिनके पास खुद का पैसा है और वो अपने ऊपर खर्च करेंगी ही करेंगी। इसलिए शुगर ने अपनी प्राइसिंग को अच्छा रखा, क्वालिटी को बेस्ट रखा और पैकेजिंग को बहुत अच्छा रखा। एक बात ये भी थी कि मेकअप अगर कोई यंग लड़की खरीदती है तो उसको सिर्फ मेकअप खरीद के खुद नहीं लगाना है, उसे अच्छे से लगाना है। उसको जानना है कि ये लिपस्टिक है, मैं कैसे लगाऊं, आईलाइनर को कैसे अप्लाई करूं, फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करूं। और शुगर जब तक ऑफलाइन नहीं आया तब तक उसने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल से बहुत ज़्यादा लोगों को सिखाया, एजुकेट भी किया और अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी किया, मतलब वैल्यू भी डिलीवर करी। अभी आप इनके इंस्टाग्राम या यूट्यूब को देखोगे तो आप देखोगे बढ़िया सब्सक्राइबर्स है, अच्छी ऑडियंस बनी हुई है। लेटर ऑन शुगर नायका पे भी लॉन्च हुआ, वहाँ पे भी उसकी सेल्स रॉकेट की तरह एकदम ऊपर जाती रही।
मार्केट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स थे, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, नायका हो, जितने भी थे, सब जगह शुगर ने बहुत अच्छे से अपनी प्लेसमेंट करी और अपने आप को बहुत सामने लाइमलाइट में लेके आया। शुगर का खुद का ऐप भी बहुत अच्छा है, जिसके अभी भी 1 मिलियन डाउनलोडर्स हैं, जिसकी रेटिंग 4.5 की है, जो बहुत अच्छी है। उसके बाद बारी थी शुगर के मेन मूव की, जो उसे सच में एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बना देता, एंड दैट वाज ऑफलाइन चैनल्स। शुगर ने अपना पहला स्टोर 2019 फेब में कोलकाता में खोला और ये भी एक सक्सेसफुल स्टेप था। आज शुगर 130 से ज्यादा शहरों में ऑफलाइन स्टोर लेके बैठा है। इसके आउटलेट में सर्विस भी बहुत प्रीमियम होती है। अगर आप शुगर के स्टोर में प्रोडक्ट जाके खरीदोगे तो आपको लगेगा कि एक प्रीमियम स्टोर से लिया, चाहे वो स्टाफ हो या पैकेजिंग हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं खुद भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शुगर के स्टोर में गया था और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में शुगर ने 105 करोड़ का रेवेन्यू टच किया। अगर हम इनके रेवेन्यू शेयर की बात करें तो 45% ऑफलाइन स्टोर से है, 45% ऑनलाइन सेल से है और 10% इंटरनेशनल सेल से भी है। ये ब्रांड एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड है और इनकी फाउंडर भी जीनियस है। ऑफ कोर्स उसके बाद आया शार्क टैंक और शुगर को एक अलग ही पॉपुलैरिटी मिली इंडिया में। शार्क टैंक में कुछ जजेस थे जिनके ब्रांड बहुत बिल्कुल रग रग में पॉपुलर नहीं थे इंडिया में, पर शार्क टैंक के बाद हुए और शुगर उनमें से एक था। इसके बाद विनीता भी पॉपुलर हो गई। इन्होंने ये कंपनी अपने हस्बैंड के साथ शुरू की थी और आज मार्केट में ये बड़ा प्लेयर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।